3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पुष्कर सरोवर की दुर्दशा पर संभागीय आयुक्त ने एडी अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देशों के बाद प्रशासन अलर्ट पर। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र पुष्कर सरोवर एक अरसे से प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक वादाखिलाफी का दंश झेल रहा है। हर साल होने वाली बारिश के साथ सरोवर में दूषित जल प्रभावित होकर आता है, जिससे सरोवर में आस्था रखने वालों की आस्थाएं धूमिल होती हैं। कुछ दिनों पहले केंद्रीय वन पर्यावरण एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत पुष्कर पहुंचे थे। इस दौरान पुष्कर वासियों ने सरोवर की दुर्दशा से केंद्रीय मंत्री यादव को अवगत करवाया। इसके बाद से ही प्रशासनिक अधिकारियों ने सरोवर को स्वच्छ बनाए रखने की कवायद शुरू कर दी। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति पुष्कर से ही हुई। यहीं सप्त ऋषियों ने तप किया। इसी तीर्थ में भगवान राम सीता की चरण रज भी पड़ी है। यहीं गजेंद्र का मोक्ष हुआ, पर आज ये सरोवर अपनी दुर्दशा पर क्षुब्ध है। जिस तीर्थ से करोड़ों जनमानस की आस्था जुड़ी है, उस तीर्थ की ऐसी दुर्दशा से जब केंद्रीय वन पर्यावरण एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को पुष्कर वासियों सहित यादव के पुश्तैनी तीर्थ पुरोहितों ने अवगत करवाया, उसके बाद से प्रशासनिक अमला सरोवर में जाने वाले दूषित जल की रोकथाम के उपायों में जुट गया है। संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने पुष्कर सरोवर के वराघाट का जायजा लेकर एडी के अधिकारियों को जल्द से जल्द पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की समस्या समाधान के लिए डीपीआर का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने सीवर समस्या के लिए एडीए के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। संभागीय आयुक्त ने कहा कि पुष्कर सरोवर में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए। इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठाए जाएं। इस दौरान पुजारी रविकांत शर्मा, सतीश डोलिया ने भी संभागीय आयुक्त को पुष्कर सरोवर की पीड़ा से अवगत करवाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत भी साथ रहे। प्रशासनिक स्तर पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो गंदा सरोवर है, अभी जो पुष्कर का सरोवर है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए और इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ पर नहीं जाए। ठीक है। पुष्कर में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर संपन्न। पूज्य पारब्रह्म सेवा समिति अजमेर और भारतीय सेवा समाज के सामूहिक प्रयास से लगे शिविर में 145 लोग हुए लाभान्वित। पूज्य पारब्रह्म सेवा समिति अजमेर एवं भारतीय सेवा समाज के सामूहिक प्रयास द्वारा आसवानी परिवार की सुपुत्री साक्षी लोहाना के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तीर्थ नगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। वैसे आयुर्वेदिक चिकित्सकीय परामर्श शिविर हर महीने की 25 तारीख को किया जाता है, जिसमें प्रख्यात वैद्य डॉक्टर पवन कुमार शर्मा द्वारा विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों का आयुर्वेदिक उपचार किया गया और 1 महीने की दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गई। इस शिविर के आयोजक हीरो हीरानंद गुलाबानी ने बताया कि आज साक्षी लोहाना के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मानव सेवा हेतु कैंप लगाया गया है। पूर्व में भी पुष्कर में एक्यूप्रेशर व आयुर्वेदिक कैंप लगाते रहे हैं। अब हर महीने पुष्कर वासियों की सेवा हेतु निःशुल्क कैंप लगाए जाएंगे। शिविर में पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट सहित सांवरा शर्मा, विजय शर्मा, राजेंद्र पवार, मदन नायक ने निःशुल्क सेवाएं देकर शिविर को सफल बनाया। शिविर में मधुमेह, गठिया, दमा, खांसी, लीवर, पथरी, कमर दर्द, गैस सहित सभी प्रकार के दर्द का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया गया। शिविर में पुष्कर और आसपास के गांवों से आए 145 लोग लाभान्वित हुए।
पुष्करवासियों ने आयोजक हीरो हीरानंद गुलाबानी का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर लगातार लगाने हेतु निवेदन किया। Audio Jungle. पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा स्थापित भारतीय सेवा समाज राजस्थान, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पुष्कर के श्री प्रेम प्रकाश आश्रम में समाज सेवी वयोवृद्ध समाज सेवी श्री हीरो गुलाबानी जी की प्रेरणा से यह शिविर आज 25 तारीख को यहाँ पर आयोजित किया गया। ये शिविर सभी ने निर्णय लिया है क्योंकि रोगियों की मांग को देखते हुए कि यह शिविर प्रति माह की 25 तारीख को यहाँ आयोजित किया जावे। इसमें श्री अमित जी भट्ट और इनकी पूरी टीम ने हमारा बड़ा सहयोग किया है और मैं गुजारिश करता हूँ कि यह शिविर ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, क्योंकि धर्म नगरी ये तीर्थराज पुष्कर हमारी सबकी श्रद्धा नगरी रही है। इसके लिए यहाँ से ज़्यादा लोग, आयुर्वेद हमारी भारतीय परंपरा की एक चिकित्सा प्रणाली है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लेवें, यह हम चाहते हैं। आज के शिविर में 145 रोगी आए, जो कि पिछले माह के शिविर के 99% रोगी यहाँ आकर के लाभ लिया। और आज के शिविर के बारे में हमने भी पूर्ण रूप से सबको बता दिया गया है कि आज का ये शिविर जो है वो साक्षी लोहाना, एक बच्ची है, गुड़िया है आसवानी परिवार की, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शिविर रखा गया है। तो मैं उसके उज्जवल भविष्य, समृद्ध जीवन की प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे आगे से आगे सेवा का मौका उन लोगों को प्रदान करता रहे और जनता को लाभ मिलता रहे। हाँ, आज हम पार ब्रह्म सेवा समिति की तरफ से जो आयुर्वेदिक शिविर लगा है, जिसमें निःशुल्क जांचें हो रही है और निःशुल्क की दवाई दी जा रही है, पुष्कर के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। पिछली बार हम आए थे, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आए थे, तो हम दोनों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। तो आज हम पुणे यहाँ दिखाने के लिए आए हैं और लोग बागों को भी कहा, हमने कई लोगों को इसका लाभ लें। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पिछली बार की अधिक संख्या में लोग बाग आए हैं और मैं इस समिति को, सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुष्कर में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को चिकित्सा में निःशुल्क व्यवस्था भी मिले और एक आयुर्वेदिक निदान मिले। सबसे बड़ी बात ये है, आज आयुर्वेद का बहुत बड़ी महत्व है। भारतीय सेवा समाज जोधपुर, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं पूज्य पार ब्रह्म मंदिर ट्रस्ट अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में राम प्रकाश आश्रम में आज आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने गठिया, शुगर, लीवर, पथरी एवं खांसी, इन 5 रोगों की आयुर्वेद दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में 145 रोगियों की विभिन्न प्रकार की जांचें करके आयुर्वेद दवाइयों द्वारा चिकित्सा की गई। पुष्कर में जो पार ब्रह्म सेवा संस्थान का जो आज पुष्कर में दूसरी बार जो कैंप लगा है 25 तारीख को, इससे बहुत यात्रियों को, यहाँ के निवासियों को बहुत राहत मिली है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं भी आज दूसरी बार आया हूँ। शुगर में बहुत अच्छी है इनकी दवाई और मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। मैं हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे मतलब बहुत अच्छी बात है कि पुष्कर में निःशुल्क सेवा मिल रही है इनकी तरफ से। मैं इनका हार्दिक आभारी हूँ। आज हमारी होटल के उसी पैलेस पर पीछे जो बिल्डिंग है उसमें निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ से जो कोई सांड ऊपर चढ़ के हमारी बिल्डिंग पर आ गया। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। होटल की तीसरी मंजिल पर चढ़े सांड को सुरक्षित नीचे उतारा। थाना अधिकारी महावीर शर्मा के निर्देशन व इंचार्ज अमित भट्ट के नेतृत्व में पुलिस मित्र टीम ने पाई सफलता। तीर्थ नगरी पुष्करराज में पुलिस मित्र सजग प्रहरी बनकर अपनी निस्वार्थ सेवाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पुष्कर में मूक पशुओं का जीवन बचाने हेतु वरदान बनी टीम पुलिस मित्र को आज फोन पर पवन दायमा द्वारा सूचना मिली
कि वीआईपी रोड पर खंडेलवाल धर्मशाला के सामने स्थित होटल तुलसी पैलेस की तीसरी मंजिल पर सांड चढ़ाया है। यदि समय रहते उसे नीचे नहीं उतारा गया तो वो छत से कूद सकता है। सूचना प्राप्त होते ही पुष्कर थाना अधिकारी महावीर शर्मा के कुशल निर्देशन में इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र वच्छानी, नरेंद्र पाठक, सांवरा शर्मा, विनोद दगदी, भागुराम चौधरी, राकेश गुर्जर, कैलाश कुमावत, दिनेश चावला, सुनील बाकोलिया तुरंत होटल पहुंचे और सांड को हरा चारा खिलाकर पानी पिलाकर शांत किया। इसके पश्चात टीम ने सुनियोजित तरीके से प्लान बनाकर हेमंत रायता, वन विभाग के कर्मचारी महेंद्र बिश्नोई, भंवर सिंह, पुरुषोत्तम महावर की सहायता से सीढ़ियों के सहारे सांड को नीचे उतारकर उसकी जान बचाई और होटल मालिक को राहत पहुंचाई। टीम की त्वरित कार्रवाई के लिए उपस्थित आमजन ने थाना अधिकारी महावीर शर्मा सहित पुलिस मित्र टीम का आभार जताया। बाफना फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने विधवा महिला के साथ घर में घुसकर की अश्लील हरकतें। किश्त वसूलने पहुंचे एजेंट जबरन पीड़िता की स्कूटी लेकर हुए फरार। विवेकानंद कॉलोनी अजय नगर में रहने वाली बेवा अनुराधा नायक ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर बाफना फाइनेंस कंपनी के अनाधिकृत रिकवरी एजेंटों द्वारा उसके साथ घर में घुसकर अश्लील हरकतें कर घर से जबरन स्कूटी उठा ले जाने के मामले में शिकायत करते हुए न्याय दिलाने की अपील की है। अपने वकील योगेश कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के बाद अनुराधा नायक ने बताया कि 24 अगस्त को उसके घर पर सुबह 7:30 बजे 3-4 लोग आए और जबरन घर में घुसकर स्कूटी की चाबी मांगने लगे। उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की और अश्लील हरकतें भी की। इसके बाद मास्टर चाबी से स्कूटी को खोलकर जबरन स्कूटी लेकर चले गए। अनुराधा के मुताबिक उसकी 2 किस्तें ड्यू हैं क्योंकि लॉकडाउन में उसका काम धंधा रोजगार कुछ भी नहीं चला, इसलिए बाकी रह गई। अन्यथा हर बार वह 3,790 रुपये की किस्त जमा करवाती आ रही है और अब तक उसने 5 किस्तें जमा करा दी हैं। उन्होंने बाफना फाइनेंस के मालिक संजय बाफना, राजेश बाफना और उनके द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर उन्हें पाबंद करने की मांग की है। कल 7:30 बजे मैं सो रही थी गाउन में, गेट खटखटाया था उन्होंने, 3-4 जने थे। गेट खोला जैसे ही वो अंदर आए, अंदर आके मेरे को कहने लगे गाड़ी की चाबी कहाँ है। मैंने कहा भैया क्या बात है, आप कौन हो? बोला हम फाइनेंस कंपनी वाले हैं और तुम्हारी गाड़ी लेना आए, 6 किस्तें तुम्हारी रुकी हुई। मैंने कहा भैया 6 किस्तें नहीं है, मेरे पास 2 किस्तें बाकी है, वो आपको मैं 1 किस्त देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी सुन रहे नहीं। झपटा झपटी करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और चाबी बता कहाँ पे है, तो उनके पास सही एक्स्ट्रा चाबी होगी। वो चाबी लगाई तो मैं गाड़ी भी पकड़ने लगी। जैसे गाड़ी पकड़ी तो उधर सामने वो बोला दूसरे वाला कि चाबी तो ये रही, तो वो दूसरे वाले ने चाबी उठाई, चाबी उठा के और फिर बोला मैडम गाड़ी लेकर जा रहे हैं और 6 किस्तें और 6 किस्तों की पेनल्टी आप है ना कंपनी में आके जमा कराना, उसके बाद ही आपको गाड़ी मिलेगी। 3-4 जने थे। कंपनी नहीं गई थी मैं, कंपनी गई थी नहीं मैं, कंपनी में गई थी लेकिन है ना मेरी किस्तें पुरानी जो बाकी थी ना उसकी मेरे को किस्तें पर्चे नहीं दी थी, वो पर्चे लेने गई थी और वो 2 किस्तें बता रहे कि 2 किस्तें जमा, मैं 5 किस्तें जमा करा के आई। मालिक वो है क्या है, बाफना फाइनेंस, संजय बाफना और राजेश बाफना, किशनगढ़ की। जी भैया क्या मामला है? आज अनुराधा नायक जी को एसपी साहब के साथ पेश किया गया सामने। तो इनका मामला ये है कि इन्होंने क्या बाफना फाइनेंस से एक स्कूटी थी जो फाइनेंस करवाई थी। तो फाइनेंस में इन्होंने शुरू में तो सारी किस्तें भरी थी, उसके बाद में क्या लॉकडाउन लग गया था और फिर कोरोना काल में फिर इनके जो काम धंधे थे वो भी बंद हो गए थे, तो 1-2 किस्तें इनकी रुक गई थी जिस कारण से ये दे नहीं पाई थी। तो फिर क्या बाफना फाइनेंस की तरफ से कोई 4-5 जने आए थे इनके घर पे, तो उन्होंने इनके साथ में हरकतें भी की और धमकियाँ भी दी इनको और इनकी गाड़ी लेके चले गए। जिस संदर्भ में आज एसपी साहब को पेश किया था, एसपी साहब ने कार्रवाई करने का। एलिवेटेड रोड निर्माण की कछुआ चाल और अव्यवस्था से आमजन और दुकानदार परेशान। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ ठेकेदार फर्म सिम्फोनिया लिमिटेड के खिलाफ जताई नाराजगी। अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पिछले 3 साल से कछुआ चाल से चल रहा एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य कब पूरा होगा और कब दुकानदारों व आमजन को राहत मिलेगी, इसी उम्मीद में सब लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
केसरगंज स्टेशन रोड, खाईलैंड मार्केट और कचहरी रोड के व्यापारियों और ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बने एलिवेटेड रोड के काम में संबंधित ठेकेदार फर्म नियमों का कोई भी पालन नहीं कर रही। ट्रैक्टरों से दिन के समय जिस वक्त बाजार में ग्राहकों की आवाजाही रहती है उस वक्त मिट्टी डाली जा रही है और वह भी नियम कायदों को ताक में रखकर, जिससे चारों ओर धूल का गुबार उड़ता रहता है। वहीं एलिवेटेड रोड के दोनों ओर सड़क नाम की चीज़ नहीं है। बारिश के बाद यहां पर पैच वर्क का काम भी नहीं हुआ है, जिससे दिन भर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ती है और दुकानदारों को बैठने नहीं देती। दुकानदार ग्राहकों की बाट जोते रहते हैं। धूल मिट्टी और गंदगी की वजह से लोग इन बाजारों में आना कम ही पसंद कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ व्यापार करने वाले लोग भूखों मरने लगे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों से मांग की है कि नियम कायदों के साथ में यदि काम की गति को बढ़ा दिया जाए तो यह काम जल्द पूरा हो जाएगा और अजमेर वासियों के साथ साथ यहाँ व्यापार करने वाले दुकानदारों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। अभी तो सब नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। व्यापार धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है। कोरोना और एलिवेटेड रोड के काम दोनों ने उन्हें दुकान से सड़क पर लाकर रख दिया है। ये यहाँ क्या है कि कंक्रीट डालते हैं तो मैंने कहा भैया आप ट्रैक्टर को टेढ़ा करके डाल रहे हो, बाबूजी आप एक काम करो इसको थोड़ा थोड़ा डालो या इसमें पानी डालो, या दुकानदार रहते हैं इंसान रहते हैं सुनते ही नहीं है, एकदम ट्रैक्टर को टेढ़ा कर देते तो एकदम धूल मिट्टी इतनी ज़बरदस्त उड़ती है जब उससे आप बैठना तो क्या पब्लिक का निकलना दुश्वार हो जाता है। हमने कई जगह कहा भैया थोड़े ट्रैक्टर से पानी डालो, अब मर्जी आती है तो डालते हैं वरना नहीं डालते। इनको कहा साहब ये रात के टाइम में आप डलवाओ, शाम को 6 बजे बाद में, तो 6 बजे क्या या थोड़ा ट्रैक्टर को धीरे धीरे एकदम ट्रॉली को औंधी करते तो धूल ऐसी आती है कि भयंकर निकलना बैठना दुश्वार। ऊपर मेरा मकान है, सारे घर के अंदर मिट्टी मिट्टी, रसोई में गैस में सब बैठना रोटी खाना दुश्वार। हम ये नहीं कहते ये काम बढ़िया हो रहा, मेरा कहने का मतलब इसको स्लो करके डाले या थोड़ी थोड़ा डाले तो ये कंक्रीट नहीं आई। क्या बताऊँ आपको, धूल मिट्टी हमारा धंधा खत्म कर दिया साहब। एक तो कोरोना ने धंधा खत्म कर दिया, उसके बाद भी जो ग्राहक आता है वो कहता है अरे मिट्टी है भैया, तो हम कमा के खाने के लिए बैठे हैं। हमारे बच्चे हैं, 1000 रुपये रोज का हमारे घर का खर्चा है, पोते पोती बच्चे हैं, डेली का खर्चा। धंधा 500-700 का नहीं करे, हम क्या करें ये बताओ। कर्जा हमने 2.5 लाख का पहले कर रखा है, वो चुकाया नहीं जा रहा, ब्याज में मारे जा रहे। हम ये कुछ कर रहे तो हम इनको कहते हैं आप स्लो करो, काम करना है स्लो करो, बढ़िया करो। हम ये नहीं कहते मत करो, मगर एकदम ट्रॉली को ऊँची करते। वो वहाँ के वो एक्शन साहब है, वो लगाए टोपी लगाए, सुनते नहीं है। वो भाई साहब धीरे 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 सुनते ही नहीं है। बिल्कुल आपका नाम देखो साफ करते मेरा, और एक ऊपर दुकान में देखो इतनी रेत जम रही है, करते करते सफाई हो जाए, मुंह में भी आते सारे धूल हो जाते हैं, कपड़े देखो गंदे हो जाते हैं, बहुत परेशान हो गए। पानी छिड़क के जाते कुछ नहीं होता है, आधा घंटे बाद वापस हो जाएगा। कितनी बार शिकायत करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अंकल बारिश होती है तो यहाँ पानी का निकास नहीं है, बिल्कुल नहीं, जाम पानी तो भर जाता है सर। यहाँ उतारी सही नहीं बनाई सड़क, बिल्कुल मतलब थर्ड क्लास बनाई एक तरह से देखो तो बिल्कुल ऐसा पानी इतना जाम हो जाता पूछे यहाँ। बस वही तो है, मतलब परेशानी तो नहीं हमको, और ग्राहक कैसे आएगा बेचारा, जब पानी भर जाएगा कैसे आएगा। फिर तो काम होना चाहिए, सुनाई नहीं होती कोई, बड़े बड़े अफसर आगे देख के चल जाते हैं। व्यापारिक एसोसिएशन से संबंधित पदाधिकारियों और व्यापारियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी इसका पूरा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन इस एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य में जिस तरह से जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी मिशन लापरवाहियां बरत रहा है, वह यहाँ के व्यापारी और दुकानदारों सहित अजमेर वासियों के लिए नासूर साबित हो रही हैं। यहाँ सड़कों की मरम्मत नहीं होने से उड़ने वाली धूल बीमारियों को जन्म दे रही है। बुजुर्ग व्यापारियों ने तो दुकानों पर आना तक छोड़ दिया है। कोरोना की वजह से वैसे ही व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है। ऐसे में जो थोड़ा बहुत व्यापार होता था वह भी एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य की बदौलत बंद पड़ा है। धूल मिट्टी से बहुत परेशानी हो रही है और दिन भर सफाई करते हैं, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं निकलता हमारा। अभी 5 मिनट लगेंगे, सफाई करेंगे, फिर वापस मिट्टी हो जाएगी। क्या करें, हम तो खुद परेशान हैं, मास्क हटा नहीं सकते मुँह पे से। अभी सांस में लेने में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बाकी ऐसा दिखता है तो अभी हो जाएगी। बाल सब हो जाते सफ़ेद।
इधर जाके नहाना पड़ता है। दिन भर धूल उड़ती रहती है यहाँ पर, और फिर अस्थमा वगैरह तो हो ही सकता है, और आंखों में भी जा रही है लोगों के। पब्लिक भी परेशान है आने जाने वाली। और हाँ, और बाकी तो आप देख ही रहे हो, ट्रैफिक में भी दिक्कत आ रही है। 2-3 बार तो सड़क बना चुके हैं ये लोग, और इसमें भी चिकनी मिट्टी है, कई बार फिसल जाते हैं, पानी डालते हैं, बिल्कुल तालाब बन जाता है पूरा यहाँ पर बारिश में। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। यहाँ बचाव के लिए लगा रखी है, धूल के लिए। देखो ना आप, धूल पूरे दिन में 3-4 बार सफाई करनी पड़ती है तो तब जाएगी। हाँ, पन्नी लगा रखी है, इसके बचाव के लिए लगा रखी है, धूल के लिए। पिछले 3 साल से बाजार के मुख्य मार्ग पर व्यापार करने वाले दुकानदार परेशान हैं। कोरोना और एलिवेटेड रोड निर्माण की मार को झेलते हुए व्यापार करने वाले बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन शहर के नेता, विभागों के अधिकारी सब आंख नाक कान बंद करके बैठे हैं। ये धूल मिट्टी सारा दिन मट्टी हो रही है पूरी दुकान में, और माल रख नहीं सकते कुछ भी, और इतनी मिट्टी उड़ रही है कि गाड़ियाँ चलती है तो सुबह आओ दुकान खोलो तो ऐसा लगता है जैसे वो 10 साल से खोली दुकान नहीं खोली हो। बहुत मिट्टी आ रही है और काम धंधा करना बहुत भारी हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, और एक ट्रैफिक रुकता ही नहीं है। एक गाड़ी रुक जाए तो पूरा जाम लग जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या है। ग्राहक रुक ही नहीं पा रहा, सांस लेने में सब चीज़ में दिक्कत पड़ रही है। दिन भर में 250 ग्राम तो मिट्टी हम खुद खा जाते होंगे सांस के साथ। बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, पहले सड़क तैयार हो तभी काम चालू रहना चाहिए, नहीं तो ये ट्रैफिक से देखो आप कितनी मिट्टी उड़ रही है। वीडियो में आ रही होगी, आपके वीडियो के अंदर दिखेगी। बारिश में तो ये आई नहीं, इस बार तो इसका साथ दिया, नहीं तो पिछले एक बारिश आई है, एक बारिश के अंदर 50 साल में पानी दुकान में नहीं घुसा, पर इस बार घुस गया। बहुत धूल मिट्टी आती है, जैसे गाड़ी जाती है वैसे पत्थर उचक के आता है। हमारे 2-3 बार तो लग गई है, पट्टी कराई है 2-3 बार, और आँख भी बच गई मेरी इधर, यहाँ से आँख पत्थर बहुत कहने के उछल के आते हैं। काम को फटाफट निपटा तो कोई बात हो है ना, ये तो कहने के लोग ऐसे फटक गए, गड्ढा कितने गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर, पत्थर एकदम उचक के आते हैं। बारिश में तो पानी उचक के आता है, काम ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ही कहने के लिए ऐसे छीटे हो जाते हैं। नमस्ते, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जब से ये पुल हमारे यहाँ बनी है। मतलब धूल मिट्टी तो इतनी आती है, दिन भर में बहुत बार सफाई करनी पड़ती है, माल भी बहुत मटेरियल ख़राब हो जाता है कई बार तो। और मेन तो सड़कें बनाई नहीं है सरकार ने, ये सब काम हो तो रहा है लेकिन सड़कों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कई बार तो व्हीकल्स ही गिर जाते हैं, कई बार ऑटो रिक्शा होके गिर जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, ना तो कोई कस्टमर गाड़ी खड़ी कर सकता है ना क्या। हमारा साइकिलों का बिजनेस है, लोग मोटरसाइकिल पे भी आते हैं और साइकिलों पे भी आते हैं, तो साइकिल्स तो हम हालांकि अब यहाँ पे बना ही नहीं सकते एक तरह से तो, लेकिन ठीक है। लेकिन बाकी सरकार को यहाँ पे थोड़ा रोड का काम थोड़ा दुरुस्त कराना चाहिए जल्द से जल्द। बहुत ही कछुआ जाल से चल रहा है, सिर्फ ये ब्रिज इन्होंने लॉकडाउन में जल्दी बना दिया, बाकी तो सब काम प्रोसीजर का बहुत लेट चल रहा है। खड्डा भी आते हैं, बहुत आते हैं, और बारिश के टाइम पे तो समझ लो इतने गड्ढे भरे हुए हैं कि पानी उछल के यहाँ तक आ जाता है। बहुत दुकानदार परेशान है, प्रशासन इसके लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। बहुत दिक्कत है, मेरे को खुद को 15 दिन से जुकाम खांसी हो रखी है, और डस्ट मतलब समझ लो रोज स्टीम देते हैं, डस्ट इतनी निकलती है बस। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने प्रांतीय स्तर पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों, निजीकरण और 28 सूत्रीय मांग पत्र पर वार्ता की मांग। मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को सौंपे गए ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि विद्युत क्षेत्र के 5 निगमों में अलग अलग नामों से निजीकरण किया जा रहा है और अलग अलग कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। वहीं सरकार द्वारा भारतीय मजदूर संघ से संबंधित बिजली के 5 डिस्कॉम के पदाधिकारियों को वृत्त स्तर पर राजनीतिक द्वेषतावश स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसका किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं। लेकिन सरकार के निर्देशानुसार भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को स्थानांतरित कर निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही महासंघ द्वारा अप्रैल 2019 में 28 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था, उस पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वार्ता अभी तक नहीं की गई है।
इसलिए जल्द से जल्द वार्ता के लिए बुलाकर मांग पत्र पर विचार किया जाए, जिससे कि श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं का निराकरण हो सके। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के द्वारा आज हाथीबाटा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय अजमेर शहर वृत्त और अजमेर ग्रामीण वृत्त पर 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस धरने का माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अधीक्षण अभियंता महोदय को सौंपा जाएगा, जिसमें बिजली कंपनियों के अंदर निजीकरण के खिलाफ और बाकी जो कर्मचारियों की मांगे हैं, पूर्व में ज्ञापन दिए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। विद्युत कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया गया है। लगभग निगम के अजमेर डिस्कॉम के 33 कर्मचारियों की मृत्यु पूर्व में कोरोना के कारण हो चुकी है। हम सब आज इस धरने के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को 50 लाख की जो सहायता सरकारी कर्मचारियों को दी गई है वो विद्युत कर्मचारियों को दी जाए। साथ ही निगमों के अंदर नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए और जो दैनिक प्रकृति के काम ठेके पे दिए जा रहे हैं उनको रोका जाए और जो लगातार जो घाटा डिस्कॉम्स के अंदर बढ़ रहा है, इस घाटे को रोकने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसके ऊपर एक श्वेत पत्र लाए और जो घाटा निरंतर बढ़ाने वाले अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान की जाए। आज का धरना पूरे प्रांत व्यापी धरना है और हर जिला सर्कल हेडक्वार्टर पर ही धरना है। इस धरने के माध्यम से हम राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को यह आगाह कर देते हैं कि ये जो निजीकरण कर रहे हैं, जबकि इन्होंने कर्मचारियों की नियुक्तियां करी है और पर्याप्त कर्मचारी भी जहां जहां पर है उसके पश्चात भी ये निजीकरण किए जा रहे हैं। इस तरह से निजीकरण करने से एक तरफ तो ठेकेदारों का पैसा हमको भुगतान करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कर्मचारियों का पैसा भुगतान हो रहा है और सेवाएं भी अटपटी होती है, क्योंकि ठेकेदारों ने जो भी काम किया है उन्होंने अपने यहाँ पर प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं रखे हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, एमडी साहब को चुनौती देके कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देके कह रहा हूँ, जितने भी इन्होंने ठेके दिए हैं और उन सब में जो है बिना ITI के काम अप्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं और उससे क्या होगी, उनकी मौतें होगी और सेवाएं स्थिति नहीं होगी सही अच्छी। और आज FRD जितनी भी हुई है उसमें सब में भ्रष्टाचार है, किसी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर और काम कोई दूसरा कर रहा है और MD साहब को ही मालूम है, सारे MDs को मालूम है, राजस्थान के सारे MDs को मालूम है। उसके पश्चात भी सिर्फ ठेकेदारों से कमीशन के आधार पर इन्होंने ये ठेके किए हुए हैं। अब मेरी मांग है कि सारे ठेके निरस्त किए जाएं और मैं आज फिर पुनः कह रहा हूँ कि हम बिजली बोर्ड के, बिजली निगमों के कर्मचारी काम इतना सुचारू रूप से कर सकते हैं कि जनता को कोई शिकायत नहीं होने देंगे। ये ठेकेदारी प्रथा हटा ली जाए और हम जनता को शिकायत नहीं देंगे, सारा काम स्वयं करेंगे और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मुख्यमंत्री के लिए सुअवसर है, जनता का सेवा करने का सुअवसर है कि हमारे बिजली निगमों में 2 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है। अभी 65,000 काम कर रहे हैं, 1,35,000 आदमी और चाहिए। युवाओं को रोजगार देवे, ITI वालों को रोजगार देवे और जनता की सेवा को सुचारू रूप से चलावे। इन्हीं मंत्र के माध्यम से वो सत्ता में आए, इन्हीं मंत्र के माध्यम से दोबारा आ सकते हैं, अन्यथा जनता उनको चुनाव में भुगता देगी। लेकिन हम भी ये कह देते हैं कि हमारी बात को अगर उन्होंने नहीं माना तो हम आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उसके बाद हम अपना डिस्कॉम पर धरना देंगे, उसके बाद प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और नहीं मानेगी सरकार, उसके सरकार का घेराव करके उनको बाध्य करेंगे कि जनता की सेवा करनी ईमानदारी से करेंगे और हमारे कर्मचारियों की भर्तियां होगी, कर्मचारियों की भर्तियां करनी पड़ेगी और ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। और आज तक का इन्होंने घाटा पहले कम किया था सरकार ने भुगता कर केंद्र से, अब वापस इन्होंने घाटा जो है 84,000 करोड़ कर दिया है और आगे भी ये घाटा इस तरह से बढ़ाते गए तो ये निगमों के जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था, ये सारे प्रबंध निर्देशों के कारण से मैं तो ये कहता हूँ जिस भी प्रबंधन निर्देशक को सरकार नियुक्त करे उनसे स्पष्ट कर ले कि उसके कार्यकाल में 1 रुपया भी घाटा होगा तो व्यक्तिगत भर के जाएगा, फिर कोई आना चाहे तो आए। यहाँ तो इन्होंने ऐसा बना रखा है, घाटा करके अपनी तिजोरियां भर के जो भी यहाँ से MD गए हैं उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। जितने भी अधिकारियों ने ठेका प्रथा अपनाई है उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अजमेर शहर में वाहन चोर गिरोह फिर सक्रिय, अचानक बढ़ी वाहन चोरी की वारदातें। पुलिस अधीक्षक ने थाना अधिकारियों को सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करने के दिए आदेश। अजमेर शहर में अचानक वाहन चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। रोजाना किसी न किसी थाना क्षेत्र से वाहन चोरी होने की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इसी तरह सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में भी लगातार 2 बाइक चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए। हाथीबाटा, श्यामगली और सूचना केंद्र से मोटरसाइकिल चोरी हुई है। इनमें चोरी की वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई है।
जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के आदेशानुसार थाना प्रभारी शमशेर खान ने सादी वर्दीधारी पुलिस को संदिग्ध स्थानों पर तैनात कर दिया है। जल्द ही इस चोर गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। शमशेर खान ने बताया कि थाने पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें राजू सिंह और जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल श्यामगली हाथीवाटा और सूचना केंद्र के बाहर से चोरी हुई है, जिसकी रिपोर्ट पंजीकृत कर छानबीन की जा रही है। जल्द ही दोनों मामलों का खुलासा किया जाएगा। श्री राजू सिंह और श्री जितेंद्र 2 अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकरण दर्ज कराए हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल एक ने सूचना केंद्र, दूसरे ने श्यामगली हाथीवाटा में खड़ी की थी, जो अलग अलग समय पर अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई है। इसमें हमें सीसीटीवी आधारित कुछ फुटेज मिले हैं और इसमें धरपकड़ हेतु हमारे द्वारा एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जो सिविल वर्दी में व्यक्तियों की पताराशी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य आईओ को हमने इसमें लगाया है। शीघ्र हम इसका खुलासा करेंगे। किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल से रेफर होकर आई विमंदित बालिका का बाल रोग विभाग में हो रहा है इलाज। गेगल थाना पुलिस को किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास लावारिस हालत में घूमते मिली थी बालिका। बुधवार शाम गेगल थाना पुलिस को किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास लावारिस हालत में घूमते हुए एक विमंदित बालिका मिली, जिसे उन्होंने किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बच्ची को 108 एम्बुलेंस की मदद से रात को ही संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की कैजुअलिटी लाया गया। इसके बाद उसे राजकीय पूज्य पारब्रह्म देव बाल रोग विभाग में भेज दिया गया, जहां उसका आईसीयू के अंदर इलाज जारी है। बाल रोग विभाग के डॉक्टर जयनारायण ने बताया कि बच्ची की उम्र को लेकर कुछ विरोधाभास था, जिसकी वजह से जेएलएन अस्पताल की कैजुअलिटी से बच्ची को प्राथमिक इलाज हेतु बाल रोग विभाग के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। साथ ही संबंधित पुलिस थाने और बाल कल्याण समिति को भी सूचना दे दी गई है। वे अपने स्तर पर बच्ची को जहां भी भेजना होगा कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उनकी ओर से बच्ची को बेहतर इलाज देकर स्वस्थ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। शाम को एक एम्बुलेंस लेके आई थी कि ये किशनगढ़ यज्ञनारायण में वहाँ एडमिटेड थे। उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। फिर ये हमारी हॉस्पिटल की मेन कैजुअलिटी में यहाँ एडमिट हो गए। यहाँ इनका एज को लेके थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी थी कि ये 18 साल से छोटी है या बड़ी है, तो छोटी लग रही थी उन्होंने, इसलिए हमारे यहाँ भेज दिया। तो हमने कहा अभी एज का मामला छोड़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट देते हैं। अभी हमारी आईसीयू में एडमिटेड है और मानसिक तौर से विमंदित लग रही है। ये अपना एड्रेस, नाम वगैरह कहीं कुछ भी नहीं बता पा रही है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके इन्वेस्टिगेशन अभी भेजे हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। नहीं, हमने हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनको और जो नज़दीकी पुलिस थाना है उनको रिपोर्ट कर दिया है, यहाँ से भेज चुके हैं इन्फॉर्मेशन। और पुलिस थाने की जिम्मेदारी है कि वो बाल कल्याण समिति को इन्फॉर्म करे, जैसे नारी निकेतन के लोग यहाँ आके और उसकी केयर कर सके। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे का प्रदेशव्यापी आंदोलन का 6ठा चरण 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड और वर्कशॉप के बाहर सुबह 11 से 4 बजे तक किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 और 26 अगस्त 2 दिनों के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी केंद्रीय बस स्टैंड और रोडवेज वर्कशॉप पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। रोडवेज के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन को एटक, सीटू, इंटक श्रमिक संगठनों के मजदूर नेताओं ने संबोधित करते हुए सरकार को चेताया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी और श्रमिक मजदूरों का साथ देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादे पर खरा नहीं उतरा। तो साहब, ये जो आंदोलन हो रहा है 3 साल से हो रहा है, लगातार चरणबद्ध में है। अभी ये 6ठा चरण चल रहा है हमारा और इसके अनुसार अभी 25 और 26 को 2 दिन तक जो है हमने राजस्थान के 52 डिपो पे 60 डिपो के अंदर जो है ये धरना चल रहा है और धरना प्रदर्शन सब जगह अभी जारी है।
और आगे भी इसका क्रम चलता रहेगा। और मेन बात हमारी क्या है कि हमारी मांगे तो वही है, कोई नई मांग हमने नहीं रखी है, लेकिन मांग ये है कि प्रत्येक कर्मचारी को और पेंशन होल्डर को समय से 1 तारीख को तनख्वाह मिले और उसको पेंशन मिल जाए। 1500 नई बसें खरीदी जाए जिससे कम से कम इन यात्रियों को सुविधा मिले और यात्रियों की सुविधा के साथ में और इस बेड़े में भी प्रगति हो और ये रोडवेज की चक्का चलता रहे। लेकिन सरकार की नीतियाँ ऐसी है कि इसको क्रश करने में लगी हुई है, ना इसमें ऐड देते हैं और नाना प्रकार के इस पर प्रतिबंध लगा के रोड ना तो लोन देने देते हैं, न बसें खरीदने देते हैं। इसलिए सब आंदोलन संयुक्त मोर्चे के रूप में इसमें एटक है, इंटक है, BJMS है और रिटायर्ड एसोसिएशन कल्याण समिति है, सबका एक संयुक्त मोर्चा बन के हम आंदोलन कर रहे हैं और इसके आगे भी चलते रहेंगे। और 7वां वेतन आयोग सब बोर्डों में, सब निगमों में लग गया पूरे राजस्थान में, लेकिन अभी तक राजस्थान रोडवेज में बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये प्रशासन भी जो उसके सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही कर रहा है, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है और लार्ज स्केल के ऊपर जो है आंदोलन किया जा रहा है। बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि रोडवेज का कर्मचारी सरकार से भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार और रोडवेज प्रबंधन लगातार रोडवेज कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार और प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा। कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में अलग अलग तरह से सरकार की नींद उड़ाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाएं। लेकिन मांगों पर सुनवाई नहीं होने से रोडवेज कर्मचारियों और रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों में सरकार और प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज एटक, सीटू, इंटक संबंधित श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार और रोडवेज प्रबंधक तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए धरने के दौरान नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। यदि फिर भी सरकार और प्रबंधन ने मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो 27 अक्टूबर को 1 दिन की हड़ताल रखकर रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज का संयुक्त मोर्चा जो हमारे 6 संगठन प्रतिनिधि घटकों से बना हुआ है, वो लगातार रोडवेज की ज्वलन समस्याओं के बारे में लड़ता आ रहा है। ये सरकार को बार बार चेताए जाने के बाद में, पूरा समय देने के बाद में भी ये सरकार चेताई नहीं जा रही है, नहीं है इस प्रकार से आगे किसी प्रकार का कोई हमारे जो समस्याओं के बारे में निदान कर रही है, जबकि सरकार हमारे रोडवेज कर्मचारियों के साथ में उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर रही है, जिससे आक्रोशित होकर के कर्मचारियों का यह आंदोलन चल रहा है संयुक्त मोर्चा का। पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रत्येक इकाई के अंदर ये आज 6ठे चरण का सेकंड फेज जो है, ये धरना जो सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक चल रहा है। और इस धरने के बाद के अंदर हमारा कार्यक्रम एक 5 अक्टूबर को रैली भी होगा बहुत बड़ा जयपुर के अंदर प्रदेश व्यापी। उसके बाद के अंदर 25 और 26 अक्टूबर को हमारे लगातार धरने रहेंगे रात और दिन के, और 27 अक्टूबर को इसको अगर सरकार नहीं चाहती तो हड़ताल भी होगी। साथियों, मेरा ये कहना है मीडिया के और पत्रकार साथियों के साथ में कि ये सरकार आई जब से हमारे साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर रही है। ये बार बार दम्भ भर करके जनता के अंदर, आम जनता में मैसेज दे रही है कि हमने जन घोषणा पत्र के अंदर जो सड़क और परिवहन शीर्षक के अंदर राजस्थान रोडवेज को यथावत चालू करने के लिए, और साथ ही इसके अंदर है जो मार्गों की वृद्धि और इसके जो कर्मचारियों की जो सकारात्मक जो मांगे हैं उन पर हम समाधान करके निष्पादन करेंगे। मगर आज तक ये कहीं भी धरातल पर उतर करके नहीं आया है कि राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान निर्णय इन्होंने लिया है। तो इस प्रकार से उपेक्षापूर्ण बर्ताव करके ये वादा खिलाफी कर रही है सरकार। इसके तहत हमारा सारा ज्वाइंट फ्रंट के तहत में रोडवेज के अंदर ये हमारा मूवमेंट चल रहा है, और जब तक सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगी यह लड़ाई आर पार की रहेगी। बजरंगलाल शर्मा, मानते हो चक्का भी जाम करोगे क्या अगर? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले ऐलान कर रखा है, सरकार को समय रहते पूरा टाइम देने के बाद में हमने ऐलान किया है, और 27 अक्टूबर 2021 को हमारा पूरा 24 घंटे के लिए रात और दिन का चक्का जाम रहेगा। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में डांसर मुदस्सर खान ने लगाई हाजिरी। खादिम अजहर चिश्ती ने कराई दरगाह ज़ियारत, दस्तारबंदी कर दिया तबर्रुक। इन दिनों किशनगढ़ में डांस एल्बम की शूटिंग पर आए कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने रात भर शूटिंग करने के बाद सुबह फजर की नमाज के बाद ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचकर अकीदत का नजराना पेश किया। मीडिया से बात करते हुए डांसर मुदस्सर ने कहा कि अजमेर पहली बार आना हुआ है। किशनगढ़ में एक गाने की शूटिंग के लिए आए थे, मकसद कुछ और था, मंजिल कुछ और मिल गई।
यही वजह है कि लोग दूर दूर से ख्वाजा साहब की दरगाह आते हैं और आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। खादिम अजहर चिश्ती ने खान को दरगाह की जानकारी दी और ज़रात कराकर दस्तारबंदी कर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। खान ने कहा कि यहाँ सभी की मुरादें पूरी होती है और फिर मेरा काम तो मांगना है, जो मैं हमेशा मांगता रहूँगा और ख्वाजा साहब देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं ज़िंदगी में पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ और मैं बहुत ही, मुझे आने के लिए बहुत हिम्मत, अजीब सा मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं आज तक आ नहीं पाया। तो ये मौका आज मुझे अल्लाह ने दिया और मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पे आने का मौका मिला। और मैंने नमाज़ भी पढ़ी 2 रकात और अल्लाह का शुक्र अदा किया और बहुत ही नेक और पाक नीयत से यहाँ पे आया हूँ और देख रहा हूँ कि सभी लोग बड़ी मोहब्बत से आपकी हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं। और हमारे भाई, मैं आपका नाम भूल गया भाई, अज़हर भाई ने हमको बहुत, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अज़हर भाई का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मेरे को बहुत सब घुमाया, सब जगह दिखाई और बहुत ख़ास जगहों पर ले गए और सारी बातें बताई हमारे ख्वाजा साहब के बारे में। अजमेर आने का मकसद रहा क्या रहा जी? ये अजमेर आने का क्या मकसद रहा? मकसद कुछ और था, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि मंजिल कुछ और हो गई। तो मकसद तो मेरे काम का था, मैं शूटिंग के लिए आया था। मेरे फिल्म के मैं गाने कोरियोग्राफ करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, तो गाना डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था, कोई म्यूज़िक वीडियो के लिए, डांस वांस जो आप लोग जानते ही हैं, मेरी फील्ड ही वो है। तो एक गाना शूट करने के लिए मैं आया था और फिर आज आप यकीन करेंगे रात भर हमने शूट करी है और मेरी हालत पूरी डाउन हो चुकी थी। हमारे भाई हैं, हमारे भाई और हमारी टीम में जो जितने भी सारे हैं, स्वप्निल भाई है, हमारे डीओपी हैं। स्वप्निल भाई ने मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ दरगाह पे। तो मैंने बोला यार अजमेर आया हूँ, ज़िंदगी में दोबारा आया नहीं, पहली बार कभी एक बार भी आया नहीं हूँ मैं। और हमारे स्वप्निल भाई रात भर जाग के, दिन भर जाग के आ रहे हैं और मैं कौन होता हूँ सोने वाला। मैं बोला नहीं भाई, मैं भी आता हूँ। फजर पड़ी, उसके बाद हम निकल गए और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। बोलते हैं ना, बुलावा भी कोई चीज़ होती है। तो देखिए मैं तो मन्नत और आशा वाला ही इंसान हूँ। मेरा दिन ही शुरू होता है कि बस या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे। तो मैं तो मांगने वाला ही इंसान हूँ, ये तो मैं मांगने वाला ही रहना चाहता हूँ हमेशा। तो मेरी मन्नतें और मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि पूरी हो जाए। बस मेरी यही दुआ है और दिल से बस सभी लोगों की दुआएं पूरी हों, यही मेरी अल्लाह से एक बहुत बड़ी इल्तिजा है। और हमेशा मांगता ही रहूँगा और मांगता ही मर जाऊँगा मैं। वार्ड 75 और वार्ड 76 पंचशील नगर में बंदरों का आतंक। पार्षद अतीश माथुर की अनुशंसा पर नगर निगम ने लगाए पिंजरे, 5 बंदर आए पकड़ में। वार्ड नंबर 75 और वार्ड नंबर 76 के लगभग सभी इलाकों में इन दिनों लाल मुंह के बंदरों का आतंक मचा हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। कई लोग बंदरों की छीना झपटी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। वहीं लोग अपने सामान को बचाने के लिए घरों पर ताले लगाने को मजबूर हैं। क्षेत्र में रहने वाले पार्षद प्रत्याशी किशन चेलानी और बंटी ने बताया कि बंदरों की पूरी टोली आकर मकानों में ऊधम मचा देती है। खाने के सामान के चक्कर में जरूरी सामान भी तोड़ मोड़ देती है। ऐसे में स्थानीय पार्षद अतीश माथुर से बंदरों को पकड़वाने की अपील की गई थी, जिन्होंने कांजी हाउस के जरिए यहाँ पिंजरे लगवाए हैं और पिंजरे में आज कुछ बंदर पकड़ भी लिए गए हैं। ये जो वार्ड 76 और वार्ड 75 में है, यहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक है। पंचशील एरिया है ये, यहाँ पे हरे भरे पौधे वगैरह लगे हुए हैं, पेड़ वगैरह लगे हैं, तो इसके चक्कर में बाहर दूर दूर से यहाँ पे बंदर आ जाते हैं। तो जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, इन पे हमला कर देते हैं बंदर। तो इसलिए हमने पार्षद साहब को शिकायत की थी इस चीज़ की, तो पार्षद साहब ने इस पे संज्ञान लिया और जो कांजी हाउस है वहाँ पे शिकायत लिखित में इन्होंने करी। वहाँ से उन्होंने अपनी टीम भेजी है और वहाँ पे पिंजरे भी लगाए गए हैं, 2 पिंजरे लगाए, एक 75 में एक 76 में, दोनों जगह एक पिंजरा लगाया गया और बंदरों को पकड़े भी गए बंदर। तो प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि जो बंदर है उसको मार्किंग की जाए ताकि अपन को मालूम पड़े ये बंदर वापस वही आ रहे हैं कि दूसरे। और प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि जो बंदर है उसको शहर से कहीं दूर जंगल एरिया में छोड़ा जाए, क्योंकि ये क्या आसपास में छोड़ देते तो ये वापस घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो इसलिए निवेदन करूँगा कि इनको दूर छोड़ा जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वहीं पर्यावरण प्रेमी मनीष माथुर ने बताया कि बंदरों को पकड़कर अन्यत्र स्थान पर छोड़ना इसका स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल बंदरों के लिए खाना उपलब्ध कराना है। जंगलों को काटने से अब बंदरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, लिहाजा वे कॉलोनियों और घरों की ओर आ रहे हैं। ऐसे में पहले उनके खाने का स्थायी प्रबंध करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग फलदार पौधे अपने आसपास की पहाड़ियों और खुले क्षेत्रों में लगाएं ताकि इन प्राणियों को भी भोजन समय पर मिल सके। इसके बाद इनका कॉलोनी में आना वैसे ही कम हो जाएगा।
बिल्कुल, बंदरों का आतंक पूरे पंचशील वार्ड 76 के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। हर एरिया में गणेश गवाड़ी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, हर तरफ बंदरों की 3-4 टोलियां हैं। बड़ी बड़ी टोलियां हो गई हैं, पहले थोड़े ही थे, अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं संख्या में। बीच में कॉन्ट्रैक्ट इनका बंदर पकड़ने वाला ख़त्म हो गया था, उस बीच में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और ख़तरनाक हो गए हैं। देखिए, नेचुरली ये भी प्राणी है, इसको भी भूख लगती है। पहाड़ों पे जंगल में कुछ फलदार पेड़ नहीं है, तो इनको भी खाने को कुछ चाहिए। अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो ये यहीं आएंगे। अब यहाँ पे आप नहीं दोगे तो ये झपट के लेंगे तो दुर्घटनाएं तो होनी स्वाभाविक है। सीधा सा इसका एक नेचुरल सिद्धांत है, पकड़ के तो चलो आप छोड़ दोगे, पर जहाँ छोड़ोगे वहाँ इनके खाने को कुछ है क्या? भूखे थोड़ी रहेंगे, ये भी तो प्राणी है, इनमें भी जान है। खाएंगे, खाने को आप दे, जो पेड़ हैं वो काट के आप खा गए तो ये क्या खाएंगे? वहाँ फिर आ जाएंगे वापस ही। आप ज़्यादा दूर छोड़ोगे तो उस जगह पे उत्पात मचाएंगे। तो समस्या का निवारण सिर्फ ये है कि पेड़ लगाए जाएं फलदार। रफ एंड टफ पेड़ है बेर का पेड़ लगाया जाए, जामुन का पेड़ लगाया जाए, अमरूद का पेड़ लगाया जाए। अगर 10 फुट का एक पेड़ अच्छा मजबूत जड़ पकड़ा हुआ आप ले जाके नर्सरी से एक जना भी अगर कॉलोनी वासी पहाड़ पे लगाता है सामने, तो ये बंदर वापस नहीं आएंगे। उन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जो पहाड़ में जो पानी है पॉकेट्स में उनको निकाल लेंगे। वृक्ष लगाएं, पीपल के वृक्ष लगाएं, पीपल के जो फल आते हैं वो खाते हैं। बड़ का अपने बैनियन ट्री का जो गूलर आता है वो खाता है। ये ऐसे पेड़ हैं, नीम है, ऐसे पेड़ हैं जिन पे कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप विकसित हो जाते हैं और बंदरों के लिए फ़ायदेमंद है। तो पेड़ लगाएं। और यहाँ से तो जो पार्षद और नगर निगम का काम है वो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे, पर फिर दूसरे बंदर आ जाएंगे। यहाँ के कॉलोनी वासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी मेरी 25वीं सालगिरह थी विवाह की, मैंने 25 पेड़ लगाए हैं फलदार। उसमें बैनियन ट्री भी है, पीपल भी है, नीम भी है, आम भी है, केला भी है, जामुन भी है, सारे फल लगाए, बेर भी है। तो उससे बंदरों को ये होगा कि वो आपको परेशान करने नहीं आएंगे, उनको खाना वहीं मिल जाएगा। पहाड़ पे 25 ट्री एक छोटा मोटा जंगल हो जाता है एक तरह से। 25 पेड़ लगाएं 20-20 फुट की दूरी पे, अगर वो विकसित हो जाते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, तो ये समस्या काफ़ी हद तक जितनी मैं कर सकता हूँ कर दूँगा। मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सभी पेड़ लगाएं ताकि ये परेशानी ना हो। पेड़ लगाने से दूसरा फ़ायदा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण संतुलित रहेगा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ऑक्सीजन की वैसे ही धीरे धीरे कमी होती जा रही है, जब भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर हम इस छोटे लेवल से ये काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सभी पंचशील वासियों से, वार्ड 76 वासियों से मेरा ये आह्वान है कि पेड़ लगाएं। अभी मौसम भी है पेड़ लगाने का, चल भी जाएंगे। धन्यवाद। पार्षद प्रतिनिधि निखिल माथुर ने बताया कि कांजी हाउस के ठेकेदार की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। इन दिनों पुष्कर घाटी से बड़ी संख्या में बंदर अजमेर के विभिन्न इलाकों में आ गए हैं, जो खाने की तलाश में घरों के अंदर घुसकर उत्पात मचा रहे हैं, जिन्हें पकड़कर फिर से जंगल में छोड़ना आवश्यक है। आज वार्ड 76 के अंदर पंचशील में मतलब काफ़ी दिनों से बंदरों का जो आतंक था, इसकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, गणेश गवाड़ी से, बलदेव नगर से, आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ से काफ़ी शिकायत आ रही थी पार्षद जी के पास में। तो पार्षद जी ने ठेकेदार जी से कांजी हाउस के अंदर आदरणीय जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करके कल शाम को यहाँ पे बंदरों को पकड़ने पिंजरा लगाया। कल तो बंदर पकड़ में आए नहीं, लेकिन आज सुबह करीबन 4 से 5 बंदर पकड़ में आए हैं। बंदरों की संख्या काफ़ी तादाद के अंदर है पंचशील में। ठेकेदार जी की टीम यहाँ पे काम कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है, बंदरों को ढूंढ रही है। जहाँ भी बंदर दिख रहे हैं ये वहाँ पे पिंजरा लेके जा रहे हैं और पकड़ने के अंदर सम्मत प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से समस्या चल रही है पूरे मतलब पंचशील में नहीं, ये समस्या पूरे अजमेर के अंदर ही है और प्रशासन जागरूक है इस चीज़ को लेते हुए। वो अपनी बिल्कुल ठेकेदार जी की टीम के द्वारा ये प्रशासन पूरा काम कर रहा है बंदरों को पकड़ने के लिए। आज ही काफ़ी बंदर पकड़े हैं, ठेकेदार टीम काम कर रही है और करीबन यहाँ पर पंचशील में देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 टोलियाँ हैं, जिनकी लगभग संख्या 200 के आसपास बताई जा रही बंदरों की। ये हर एरिया वाइज इनकी एक टोली है। जैसे गणेश गवाड़ी में कुछ टोलियाँ हैं, कुछ ए ब्लॉक में है, कुछ बी ब्लॉक में है, कुछ सी ब्लॉक में है। तो इनकी टोली वाइज इनको ये ठेकेदार जी की टीम है ये पकड़ने में काम कर रही है। कहाँ से है ये टीम लगाने के लिए? ये टीम है ये जो जिनका पहले ठेका था
वही ठेकेदार काम कर रहे हैं, जयपुर से हैं। और मतलब पहले कर्मचारी थोड़ी इनके पास में ठेकेदारी का कम थे, अब इन्होंने कर्मचारी की संख्या भी बढ़ाई है, प्लस इन्होंने ये पिंजरा है, पिंजरे की भी इन्होंने संख्या पहले से बढ़ाई है। कितने पिंजरे लगाए पंचिल? अभी तो टोटल पंचिल में देखा जाए तो वार्ड 76-75 में लाके 2 पिंजरे लगे हुए हैं। वार्ड 76 में एक लगा हुआ है, वार्ड 75 में एक लगा हुआ है। 75 वाला भी आज कृष्णगंज थाने के पीछे शिफ्ट हुआ है और बाकी बढ़ाने की वो चल रही है। मांग काफ़ी है मतलब पिंजरे की यहाँ पे लोगों की, क्योंकि बंदरों ने आतंक बहुत ज़्यादा ही फैला रखा है पंचील के अंदर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।